नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर है उनमें पहली बड़ी खबर है वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच मजबूत रहा भारत। बीते करीब 4 महीने जारी रहा मिडिल ईस्ट का संघर्ष के बीच दुनिया भर में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया, लेकिन भारत ने कैसे ऊर्जा सुरक्षा को किया सुनिश्चित, इस खबर पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है मौसम का बदलता मिजाज। पहाड़ी और मैदानी राज्यों में गर्मी का सितम जारी है तो उधर पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस खबर को भी बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है अमेरिका ईरान के बीच सीधी वार्ता पर संशय, पहले डील फिर गोला बारूद की बरसात। अमेरिका ईरान के तनाव ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्या है संभावित वार्ता का एक्शन प्लान, बताएंगे खबर को विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश के 5 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड और कर्नाटक में एसआईआर। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट होगी प्रकाशित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ईओसीआई कार्ड का किया शुभारंभ। एफसीआरए 2.0 पोर्टल से विदेशी अंशदान की प्रभावी निगरानी होगी सरल। ईओसीआई कार्ड से 50 लाख से अधिक को होगी सुविधा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। आरबीआई के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के बीच बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मजबूती से भारत की घरेलू वित्तीय प्रणाली अत्यधिक लचीली और स्थिर। असम के 7 जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर, 45,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। केंद्र और राज्य सरकार ने तेज किया राहत अभियान। देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून सक्रिय। और कतर वार्ता पर अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे। कतर ने कहा सीधे नहीं होगी वार्ता। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दोहा में होने की पुष्टि। ईरान ने कहा कतर के साथ जब्त संपत्ति पर होगी बात। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पश्चिम एशिया में युद्ध, होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव देखा गया। इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने जिस तरह अपने करोड़ों उपभोक्ताओं तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, वो देश की ऊर्जा सुरक्षा और दूरदर्शी नीति का उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। आपूर्ति के विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, सक्रिय कूटनीति और समयबद्ध सरकारी फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक संकट का बोझ आम भारतीय परिवार पर कम से कम पड़े। क्या रही भारत की रणनीति ऐसे संकट में, देखिए इस रिपोर्ट को। ईरान ऊर्जा संकट और होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के बावजूद भारत में पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई गंभीर कमी नहीं हुई। पश्चिम एशिया में उपजे तनाव के दौरान भारत सरकार की मजबूत रणनीतियों, आपूर्ति विविधीकरण और सक्रिय योजना के कारण देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रही। ग्लोबल परामर्श एजेंसी S&P के अनुसार भारत ने खुद को संकट से बचाने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों को पहले ही काफी मजबूत कर लिया था। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश को इस बड़े संकट से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। आपूर्ति का विविधीकरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को केवल खाड़ी देशों तक सीमित न रखकर रूस और अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीदना जारी रखा। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में तेजी। देश के भीतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिफाइनरियों को सामान्य और उच्च स्तर पर संचालित रखा। घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन करीब 40% तक बढ़ा दिया गया। पर्याप्त सुरक्षित भंडार। संकट के शुरुआती हफ्तों में भारत के पास लगभग 69 दिनों का कच्चा तेल, एलएनजी भंडार और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद था। व्यावसायिक बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध। आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर कमर्शियल खरीदारों के डीजल और पेट्रोल लेने पर अस्थायी दैनिक सीमा लगाई थी, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह हटाया जा रहा है। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें पहले के स्तर पर आ रही हैं।
पर फिलहाल संकट के समय नुकसान की भरपाई और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में तुरंत बड़ी गिरावट नहीं की गई। इस युद्ध से सबक लेते हुए सरकार अब कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी की रणनीतिक रिजर्व क्षमता को और बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य के किसी भी संकट में कम से कम 1 महीने की घरेलू मांग को बिना किसी आयात के पूरा किया जा सके। अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरानी तेल निर्यात पर से अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के फैसले से भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तेल की आपूर्ति सामान्य हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इतने बड़े ऊर्जा के वैश्विक संकट के बीच में भारत ने कैसे खुद को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया और इस तरीके से अपनी एक पूरे मॉडल को पेश किया जो ऊर्जा सुरक्षा के मॉडल के तरीके से उभर के सामने आया। आइए आपको कुछ तथ्यों और आंकड़ों से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने क्या रणनीति अपनाई। महंगा आयात सस्ता सिलेंडर देने की रणनीति पर भारत सरकार ने बड़ा काम किया। एलपीजी के जो 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी जो वास्तविक कीमत थी उसकी लागत 1600 रुपये से भी ज़्यादा एक सिलेंडर की आती है, लेकिन भारत उस पर सब्सिडी के साथ में उपभोक्ताओं को 942 रुपये की कीमत उपलब्ध करा रही थी, जबकि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनके लिए सिलेंडर की कीमत 642 रुपये मात्र रखी गई। बाकी जो आर्थिक बोझ था वो लगातार सरकार और ऑयल कंपनियां उठाती रहीं। पड़ोसियों से सस्ती एलपीजी, यानी कि तमाम जो पड़ोसी देश हैं उसके मुकाबले भारत में सस्ती एलपीजी मिली। श्रीलंका में 1619 के आसपास एलपीजी सिलेंडर है, तो वहीं पाकिस्तान में 1476 के आसपास सिलेंडर था, नेपाल में 1358 का, बांग्लादेश में 691 का और भारत में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 642 रुपये मात्र में एक गैस सिलेंडर मिलता रहा, 14 केजी का जो रहा। तो ये बताता है कि हम तमाम पड़ोसियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में थे। खासतौर से सरकार ने जो कोशिश की उससे आम उपभोक्ताओं पर संकट की मार कम पड़ी है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से पड़ोसियों से सस्ता पेट्रोल भी भारत सरकार के प्रयासों से देश के उपभोक्ताओं को मिलता रहा। अब तमाम देशों की तरफ देखिए तो किस प्रकार की परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। म्यांमार में लगभग 90% के आसपास इसके दाम बढ़ गए थे, मलेशिया में 56%, फिलीपींस में 52%, पाकिस्तान में 50%, अमेरिका में 44%, यूके में 19% और जर्मनी में 13%, लेकिन भारत में 7% के आसपास ये दामों में बढ़ोतरी हुई। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले भारत ने कीमतों को कितना ज़्यादा स्थिर रखने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से अगर डीजल की बात करें, अभी हमने पहले पेट्रोल बताया, अब अगर डीजल की बात करें तो अमेरिका में 85% दाम बढ़े, मलेशिया में 72%, थाईलैंड में 69%, कनाडा में 40%, अमेरिका में आप देख सकते हैं 40% के आसपास, फ्रांस और जर्मनी में 30% के आसपास और भारत में ये 8% के आसपास। यानी कि दामों की स्थिरता, इतनी बड़ी चुनौती के बीच में स्थिरता को लगभग स्थिर रखने का सरकार ने भरसक प्रयास किया और उसका फायदा देश के आम उपभोक्ताओं को मिला। भारत की तैयारी की अगर बात की जाए 2014 के 2026 के मुकाबले किस प्रकार से एक रणनीतिक जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो एक दशक रहा उसमें कैसी तैयारियां की गई, उसका एक फायदा देखने को मिला है। एलपीजी टर्मिनल 2014 में 11 थे, इनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। एलपीजी लाइन की अगर बात की जाए तो लगभग 2300 किलोमीटर 2014 में थी, जो बढ़कर 6242 किलोमीटर हो गई है। एलपीजी आयात क्षमता की अगर बात की जाए तो ये 12 MMTPA थी, जो कि बढ़ के 32 MMTPA हो गई है 2026 में। एलपीजी रिफिलिंग की क्षमता की बात की जाए तो ये लगभग 32.7 लाख प्रतिदिन थी, जो बढ़कर 62.8 लाख प्रतिदिन सिलेंडर तक पहुंच गई है। आयातित जिन देशों से हम तेल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात करते हैं, 2014 में ऐसे देशों की संख्या 27 थी, अब बढ़कर ये 41 और 42 तक पहुंच गई है। और सिटी गैस नेटवर्क 2014 में 55 शहरों तक था, जो बढ़कर 300 से ज्यादा शहरों तक हो गया है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की जाए 2014 में 0 था, जो बढ़ के अब तरीके से 5.33 MMT हो गया है। और इसी रिजर्व की वजह से हम अपने जो हमारे भंडारण थे उससे हम इस समस्या से निपटने में बहुत हद तक कामयाब रहे। रिफाइनरी कैपेसिटी की बात की जाए तो उस वक्त 2014 में 0 के आसपास थी, जो बढ़ के 256 MMTPA भी हो चुकी है। इसी तरह एथनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में की जाती है वो पहले नहीं होती थी, अब 20% तक एथनॉल ब्लेंडिंग पे सरकार तेजी से काम कर रही है। इसकी वजह से, इन तमाम नीतियों की वजह से हम इस समस्या से निपटने में कामयाब हुए। नागरिकों को राहत, सरकार ने उठाया आर्थिक बोझ। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल में कटौती की, इसका आर्थिक बोझ सरकार ने उठाया और कंपनियों को राहत देकर उसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। राजस्व नुकसान की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन ये सरकार ने इसको वहन किया।
तेल कंपनियों के घाटा की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित तरीके से 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसको वहन किया, उपभोक्ताओं आम नागरिकों पे इसका वजन कम पड़ने दिया। तो ये अपने आप में सरकार के प्रयास है जिसका फायदा आम लोगों को मिलता नजर आया। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम बताएं आपको किस तरीके से संकट में दिखा भारत का दम। जो कोशिशें थी, पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं होने दिया, देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं हुआ, एलपीजी सिलेंडर की देश में कहीं कमी नहीं होने दी गई, कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले देखने को मिली, राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं की गई, आपातकाल जैसी स्थितियां कई देशों में घोषणा की गई, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ और फंसे हुए जहाज जो हमारे होर्मुज में थे उनमें से कई जहाजों को हम सुरक्षित निकालने में कामयाब हुए और कई देशों में जो वर्किंग डेज थे उनमें कटौती की गई, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई ताकि हम सामान्य तरीके से अपने काम को करते रहे और देश अपनी गति से प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता रहा। कूटनीति ने भी दिखाया दम। विभिन्न मंत्रालयों, जो देश के जो तमाम बड़े बड़े मंत्रालय, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन और समन्वय करके दिखाया, काम किया। ईरान से भी संवाद भारत सरकार का लगातार जारी रहा जिससे विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया। जहाजों को बिना शुल्क के सुरक्षित होर्मुज से निकालने में भारत कामयाब रहा। खाड़ी देशों से लगातार उच्च स्तरीय वार्ता, खासतौर से प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बातचीत लगातार तमाम खाड़ी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनके साथ जारी रही। वैकल्पिक तेल आपूर्ति तुरंत सक्रिय किया गया, अगर खाड़ी देशों से रुका तो हम कहां और से एनर्जी सिक्योरिटी कर सकते, उस पर तेजी से काम किया गया और व्यावसायिक भरोसे से मिली जीत। यानी भारत का जो इस प्रकार से दोस्ती है तमाम देशों के साथ में, उससे हमको जीत मिलती भी दिखाई पड़ी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, तो लगातार भारत के जो प्रयास थे उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। तो इन्हीं प्रयासों की वजह से आज संकट के समय भारत ने एक नजीर पेश की है। कैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक उदाहरण बनी, इस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार, कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे भारत की ऊर्जा नीति, जिसकी वजह से एक बड़े संकट के समय भारत ने स्थिरता के साथ उस चुनौतीपूर्ण समय को आगे निकाला। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है, और ऊर्जा संकट में भारतीय रणनीति की जीत, क्योंकि जो संकट था उसमें भारत की जो रणनीति थी उसकी वजह से भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ के इस समय पे जीत कर आगे निकला है। और इस खबर पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा RS शर्मा जी हैं, पूर्व CMD ONGC के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। RS शर्मा जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, लगभग 4 महीने तक ये तरीके से संकट बहुत गहराया हुआ था, तमाम प्रकार की शंकाएं आशंकाएं गहराती जा रही थी, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों के लिए बहुत बेहतरी से उस समय के समय अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। किन बड़ी चीज़ों को, किन फोकस तरीके से किए गए निर्णयों को आप देखते हैं जिसकी वजह से
कम समस्या से हम इस संकट के समय से निकल पाए हैं? मैं आपका एनालिसिस जो आपने दिया वॉच कर रहा था, मैं तारीफ करूंगा, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है और मैं लगातार पिछले कई दिनों से बोलता रहा हूं कि जिस खूबी के साथ ये हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, सरकार ने और ये जॉब पॉलिटिक्स लेवल पे ओवरऑल मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल जिस हिसाब से इसको मैनेज किया है, ये काबिले तारीफ है। और आपने सही बताया, इतनी मुश्किलातें वाले दिन थे, मैं तो एक स्टेज में काफ़ी टेंशन में आ गया था, पर सरकार ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया और जनता को कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ परेशानी हुई है जो ऑयल कंपनीज को, मार्केटिंग कंपनीज को, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये वेस्टिंग कंपनीज हैं तो काफ़ी उनको नुकसान उठाना पड़ा। कैसे सरकार उनका नुकसान की भरपाई को पूरा करेगी वो भी सोचने वाली बात है, पर सरकार ने काफ़ी कुछ अपने ऊपर भी लिया, एक्साइज ड्यूटी रिबेट किया और भी जो कंज्यूमर को भी प्राइस रिडक्शन वगैरह दिलवाया, वो सब बहुत अच्छी तरह मैनेज किया गया। जी नरेंद्र तनैया जी, क्योंकि इतने बड़े संकट से चुनौतीपूर्ण तरीके से निपटना ये महज एक दिन के फैसले से संभव नहीं था। बीता एक दशक हमारी ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पे तमाम निर्णयों भरा रहा है। आप एक एनर्जी एक्सपर्ट के तरीके से किस तरह से उन तमाम फैसलों को एनालाइज करते हैं आज इस संकट के समय में, जब हम थोड़ा सा बाहर आए हैं तब? देखिए, पहले तो हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, जो खाड़ी के में जो युद्ध हुआ अमेरिका एक तरफ और ईरान और इजराइल वगैरह जो है, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक था। मतलब हमारी पूरी इतिहास उठा के देखिए, सन 70 के दशक में बहुत बड़ा एनर्जी शॉक आया था, लेकिन ये जो था इस तरह का शॉक था जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था नहीं पूरी दुनिया की राजनीति को जड़ से हिला करके रख दिया। और ऐसे समय जबकि भारत जो है, हमारी एक तो रिक्वायरमेंट जो आवश्यकता है तेल की बहुत ज्यादा है, गैस की बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है। औसतन हम 7% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो लार्ज इकोनॉमीज उनके अंदर। और दूसरी तरफ हमारे देश की जो है इतनी भारी आबादी है ना, 140 करोड़ की, तो एक तरफ तो आपकी जो पेट्रोल डीजल सबकी जो हमारे यहाँ जरूरत है, डिमांड है, वो 4% पर एनम के हिसाब से बढ़ रही है। हकीकत ये कि पूरी दुनिया में तेल की जो डिमांड है उसको आज इंडिया ड्राइव कर रहा है, भारत उसका एक तरीके से भारत की वजह से हो रहा है वो। तो ऐसे हालात के अंदर अगर वहां से जो खाड़ी के देश हैं, जहां से पारंपरिक रूप से हम भारी मात्रा में तेल मंगाते हैं, एलपीजी मंगाते हैं, एलएनजी मंगाते हैं, वो पूरा का पूरा रास्ते का एक ठप हो जाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो हमारे लिए सरकार के सामने चुनौती ये आ गई कि एक तरफ तो जो हमारी प्रगति की रफ्तार है उसको ना रोका जाए, दूसरी तरफ यह है कि देश की जो आवश्यकता है, खासतौर से आम उपभोक्ता की, खासतौर से जो वनरेबल सेक्शंस है हमारी सोसाइटी के, गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं उनकी, और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था की, कैसे उसको बरकरार रखा जाए। इसलिए जो सरकार ने रियल टाइम बेसिस पे 24/7 जैसे जैसे आवश्यकता बड़े डायनेमिक तरीके से जो है पॉलिसी रिस्पॉन्स दिया कि क्या क्या जरूरत है। उसमें हमारा विदेश मंत्रालय बहुत एक्टिव था, जहां भी आवश्यक हुआ हमारे विदेश मंत्री खुद गए वहां पे, जहां आवश्यक हुआ पेट्रोलियम मिनिस्टर गए, हमारे तमाम जो राजदूत हैं वो उन सब जाकर के मिले। और हमने ये देखा, आप देखिए कि जहां भारी जरूरत हमारी, जैसे एलपीजी को आप लीजिए, हमारी बहुत बड़ी निर्भरता खाड़ी के देशों पे थी। हमने अर्जेंटीना से लेके, अमेरिका से लेके, ब्राजील, ऐसे ऐसे देशों से एलपीजी लिया जहां से हम आमतौर से नहीं लेते थे। जी जो मैंडेट बिल्कुल क्लियर दिया गया वो ये दिया गया, जिस कीमत पे मिलता है लेके आइए, लेकिन देश के अंदर तेल की कमी नहीं होनी चाहिए, और नहीं हुई। सीएनजी जो प्राकृतिक गैस है उसकी भी काफी हद तक जो यही मैंडेट था कि कमी नहीं होनी चाहिए। एलपीजी में जरूर कुछ थोड़े समय के लिए दिक्कत आई थी, क्योंकि उसको सिक्योर करने में भी दिक्कत थी। दूसरी बात ये टैंकर्स नहीं मिल रहे थे एलपीजी के, इस वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन वो भी दिक्कत कुल मिलाकर 17 दिन रही, उसको भी मैनेज किया गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो हमारा पॉलिसी रिस्पांस था वो एक डायनेमिक था, और जो मुझे लगता है ये जो पॉलिसी रिस्पांस था, जिस डायनेमिज्म के साथ हमने दिया, हमारे देश की सारी चुनौतियों को अगर हम वैसे ही रिस्पांस दें तो हमारा देश तो और तेजी से, बिल्कुल, और शायद ये निर्णय क्षमता और नेतृत्व को दोनों को दिखाता है। आर.एस. शर्मा जी, जिस बात का जिक्र मैं तनैया जी से कर रहा था कि ये महज एक दिन का फैसला नहीं बल्कि हमारी दशकों की तैयारी के लिहाज से, दो बड़ी चीजों पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। एक तो हमारे
स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेकर और दूसरा हमारा एनर्जी बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन हमने बीते एक दशक में बहुत तेजी से किया। क्या इन दो बड़े फैसलों ने हमें इस तमाम बड़ी समस्या से निपटने में बड़ी मदद की? देखिए, मैं आपसे पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी बहुत कम है। कितना 18-19 दिन का हमारा टोटल स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो काफी नहीं है। जबकि दूसरे देशों में, ये चीन जैसे देशों में उनका तकरीबन ये समझिए कि 6 महीने का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। मेरे पास एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर उनके बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे। यूएस ने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रखे हैं, दूसरे कंट्रीज ने भी रखे हैं। हमारा वो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत कम है, उसमें एक बड़े पैमाने पर उसमें बढ़ोतरी लाने की जरूरत है। और दूसरी आपने क्या चीज पूछी थी सर? एनर्जी बास्केट का जो आपने डाइवर्सिफिकेशन। एनर्जी बास्केट हमारी मैं कहूँगा बहुत अच्छी बैलेंस्ड है। हमारा जो नॉर्मल सिचुएशन में जो हमारी एनर्जी बास्केट प्राइसेस होते हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह से सस्ते होते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई कमी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी आपके साथ वो नरेंद्र तनेजा जी हैं, तो उनसे अच्छे आपको एनालिसिस देंगे। वो बताएंगे कि हमारी एनर्जी बास्केट में और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं। पर मैं समझता हूँ कि वो ठीक हो रहा है। पर आगे चल के क्या करना चाहिए, एक वो बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए चर्चा मुझे पता नहीं अभी समय होगा कि नहीं होगा, पर वो जो है कैसे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जाए, इस दिशा में बहुत काम होने बाकी है। और अभी तक जो काम हुए हैं वो मैं नहीं समझता कि वो काफी हैं, तो हमारा प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा है। जी, लेकिन शर्मा जी, इस बात को तो मान सकते हैं कि जहाँ पे बीते एक दशक पहले हम खड़े थे इन दोनों ही मोर्चों पे, जिसमें हम एनर्जी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें या फिर अपने एनर्जी बास्केट के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, उससे तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया। लेकिन ये सच है, हमें आत्मनिर्भर बनना है इस दिशा में, इसलिए बहुत आगे जाना बाकी है। नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि एक हर परिस्थिति और हर चुनौती हमें लेसन दे के जाती है, ऐसे में इस संकट से हमने क्या बड़ी बातें समझी हैं, सीखी हैं, जिसका हम एक बड़ा अब आधार आने वाले भविष्य में तैयार होता देखेंगे कि ऐसे किसी संकट से हमारी जो लड़ने की चुनौती है, जो क्षमताएं हैं, वो और तेजी से हम बढ़ा सकें? नहीं, बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। पहली बात, हमको इसको स्वीकारना पड़ेगा और देश को भी मानना पड़ेगा कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जो हमारी प्रगति की गति, हमारे जीडीपी की, और जो हमारा सपना है कि विकसित भारत बनाने का, उसमें वैकल्पिक ऊर्जा की बड़ी भूमिका होगी, सौर ऊर्जा वगैरह की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो पारंपरिक ऊर्जा है, जिसमें खासतौर से तेल और प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता, इसकी डिमांड बढ़ेगी। आज हम 58 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उपभोग करते हैं। आने वाले समय में अगर हमको 7% जो है तरह से ग्रो करना है और विकसित भारत बनना है, तो आने वाले समय के अंदर हमारी तेल की जो मांग है वो तेजी से बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस की जो डिमांड है वो भी बढ़ने वाली है। तो जैसा शर्मा जी ने भी कहा कि देश के अंदर जो है उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, खनन बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन साथ में जो आपका पहला प्रश्न था, उसमें यह भी उत्तर शामिल है कि हमने जिस तरह आज जो भारत का स्टेटस है पूरी दुनिया में, भारत की जो एक प्रतिष्ठा है पूरी दुनिया के अंदर, उसने काफी सहायता करी जब से युद्ध चला, जिससे कि हमारी जो गुडविल है और हमारा जो स्थान, एक हाई टेबल जिसको बोलते हैं, ग्लोबल हाई टेबल, वो भी इतना बड़ा है कि जिस देश के पास भी हम गए और हमने कहा हमको और तेल चाहिए, हमको और एलपीजी चाहिए, और उस देश ने आगे बढ़ के वो हमको दिया। और दूसरी तरफ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज तेल की डिमांड इंडिया ड्राइव कर रहा है। इसलिए जो बड़े तेल के निर्यातक हैं, बड़े गैस के निर्यातक हैं, उनको भी भारत की उतनी जरूरत है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जितनी हमको उनकी जरूरत है। हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी है कि सिक्योरिंग सप्लाई, और सऊदी अरब, रशिया, अमेरिका के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है सिक्योरिंग डिमांड। और डिमांड कहां से आ रही है? आज पूरी दुनिया की डिमांड भारत ड्राइव करना। अब डिप्लोमेटिकली हमने इसको लेवरेज करना है, कॉमर्शियल इसको लेवरेज करना है। लेकिन बहुत जरूरी यह है कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम ये नहीं बोले हमको रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, लेकिन आने वाले 25 साल हमको जो पारंपरिक ऊर्जा है, जिसमें खासतौर से तेल गैस है, हरी मात्रा वो भी चाहिए। बिल्कुल। जल्दी से आरएस शर्मा जी, आपके कुछ बड़े सुझाव, आपको लगता है कि हमें इस घटनाक्रम से सीखकर अब यहाँ से हमें इन पे सबसे ज्यादा पहले मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और इमीडिएट तरीके से काम करने की जरूरत है?
बिल्कुल, देखिए अभी ये क्राइसिस बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, पर हमें ये सोचना है कि आगे से ऐसा क्राइसिस आए तो हमारे पास अपने साधन होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जितने हैं, कम से कम 3 से 4 गुना उसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके लिए कैसे सरकार इन्वेस्टमेंट लेके आएगी जो है, और वो देखने वाली बात है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो तेल और गैस के ऊपर रिक्वायरमेंट हमारी कम होने वाली नहीं है, उसमें बढ़ोतरी होगी जी जितने भी, और जो है उसके लिए एक्सप्लोरेशन पॉलिसी हमारी है, उसमें जो सरकार को जो उनको कंपनियों को जो कंसेशंस देने चाहिए वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से पिछले कई साल से इंटरनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ आके जो है एक्सप्लोरेशन में काम नहीं करती जी, तो वो बहुत उस दिशा में बहुत बड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार हम जो है दूसरे देशों को अपनी आत्मनिर्भरता, बिल्कुल हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता जी बिल्कुल होना ज़रूरी, क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं तो हमें उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता लेकर आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर होगी FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का आज हुआ शुभारंभ। कैसे होगा इनका फायदा, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। अरे निखिल कहाँ चला गया? इधर ही था। लो आ गया। वहाँ क्यों बैठा था निखिल? बैंक अकाउंट ओपन करने। यहाँ? बिल्कुल। अब कहीं भी कभी भी वीडियो कॉल के जरिए आप अपने जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू। है ना आसान? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हुई दोनों नई शुरुआत नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि OCI प्रणाली में आने वाली शुरुआती समस्याओं को इस प्रणाली में दूर कर दिया गया है और इस प्रणाली से 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को बहुत सरलता होगी। अमित शाह ने कहा कि विगत वर्षों में आवेदनों की संख्या और दान के प्रवाह में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए FCRA 2.0 पोर्टल से कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और विदेशी अंशदान पर रियल टाइम प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी। तो गृह मंत्री ने FCRA 2.0 पोर्टल एवं जो उसकी शुरुआत की है उससे EOCI कार्ड का एक तरीके से उन्होंने शुभारंभ किया है। EOCI कार्ड नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने वाली एक बड़े पहल के तौर पर देखा जा रहा है। EOCI कार्ड की शुरुआत से 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं FCRA 2.0 पोर्टल के कारण कागजी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी।
आवेदनों की तेजी से प्रोसेसिंग होना अब संभव हो पाएगा। विदेशी अंशदान पर रियल टाइम प्रभावी तरीके से निगरानी अब सुनिश्चित भी हो पाएगी। तो वहीं भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की अब जरूरत नहीं होगी। FCRA के तहत गलत उद्देश्यों से आने वाले विदेशी अंशदान पर भी निगरानी अब बढ़ाने पर सरकार को एक तरीके से इसका फायदा मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं। स्वच्छ, सटीक और त्रुटि रहित मतदाता सूची को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। इसी उद्देश्य के साथ चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR शुरू किया है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र नामों को हटाया जा सके। घर घर जाकर किए जा रहे इस सत्यापन अभियान के जरिए मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मंगलवार से महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग का काम कर रहे हैं। ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक मौजूदा मतदाता को 2 प्रतियों में आंशिक रूप से भरा हुआ गणना प्रपत्र यानी इम्यूनरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म अपने BLO को वापस करें, ताकि उनका विवरण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। यदि किसी घर पर ताला मिलता है तो BLO को वहां कम से कम 3 बार जाने का प्रयास करना होगा। तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर इम्यूनरेशन फॉर्म का वितरण और संग्रहण किया जाएगा। 29 जुलाई तक मतदान केंद्रों पर रियलाइजेशन का काम होगा। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि तय की गई है। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावा और आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। तो 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि अब कई और राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी असम में, जहाँ पे बाढ़ और राहत अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज के क्या हैं वहाँ पे हालात, इस खबर पे नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 40 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया।
ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात मौसम के मिजाज की। देश में मानसून की रफ्तार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड के चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं और मनाली लेह हाईवे भी प्रभावित हुआ है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। जहां एक तरफ झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर भी शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है, जिससे मनाली लेह हाईवे समेत कई अहम सड़कें बंद हो चुकी हैं। मैदानी इलाकों में भी मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मनाली लेह हाईवे पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप है और कई संपर्क सड़कें बंद हो चुकी हैं। लाहौल स्पीति में भी फ्लैश फ्लड के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मानसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून का अराइवल हो सकता है। ये जो वेदर एक्टिविटी जो पिकअप करेगी 1 जुलाई से, तो इसमें संभावना है कि कुछ एक क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ बिहार के कई हिस्से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मानसून मेहरबान है। वहीं मध्य भारत में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में झमाझम पानी बरस रहा है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाकों और उत्तराखंड, हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने यूपी के 26 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, प्रयागराज में बारिश का दौर जारी है। राजधानी लखनऊ के साथ ही बहराइच और श्रावस्ती में भी बारिश हो रही है। बलरामपुर और महाराजगंज में भी बारिश जारी है। पूर्वी और तराई इलाकों में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून यूपी के 50 से अधिक जिलों को पूरी तरह कवर कर लेगा। उधर दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहले से ही पूरी तरह सक्रिय है। केरल, कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में लगातार मानसून बारिश का दौर जारी है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिन पूरे देश के लिए झमाझम बारिश लेकर आने वाले हैं। वहीं दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए भी अच्छी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की गतिविधियां और ज्यादा मजबूत होने वाली हैं। इसका सीधा असर दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों और राजस्थान के और कई इलाकों में देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। कुल मिलाकर देश में मानसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। जहां बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, तो वहीं पहाड़ी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में यही बारिश चुनौती बन गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। तो उधर पूर्वोत्तर में बारिश अब परेशानी का सबब बन रही है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और अचानक आई फ्लैश फ्लड के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं और फसलों के साथ सड़क पुल भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे।
पूर्वोत्तर भारत में कुदरत का प्रकोप जारी है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी नुकसान किया है। असम के 7 जिलों में बाढ़ से खराब हुए हालात को काबू करने की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में जनजीवन पूरी तरह ठप है। केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह अलर्ट पर हैं। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों से अचानक आए पानी ने मैदानी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 257 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ की विभीषिका नजर आ रही है। सड़कें और पुल बह जाने के कारण कई इलाकों का संपर्क कट गया है। इस आपदा से राज्य के 7 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। धेमाजी, लखीमपुर और बिश्वनाथ में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। वहीं डिब्रूगढ़, चिरांग, नलबाड़ी और बोंगाईगांव में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। इन इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नांगला मुरा घाट में दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नए इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है। बाढ़ से बेहाल लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। राज्य में 45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से करीब 22,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। किसानों की कमर टूट गई है। 4,278 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है। यही नहीं, 76,000 से अधिक मवेशी और पोल्ट्री भी इस आपदा का शिकार बने हैं। सबसे खराब हालात धेमाजी जिले के हैं, जहां 69 गाँव के 16,000 लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि धेमाजी के जोनाई इलाके में मधुपुर, अरुणचापोरी, जामुगुरी, सियारी, उलवानी, माझगांव और मालन समेत कई गांवों में ऊपरी इलाकों से अचानक आए बाढ़ के पानी ने नुकसान किया है। सरकार की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार नुकसान के आकलन के साथ व्यापक पुनर्वास योजना पर भी काम कर रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना ने पीटापुल क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही राहत सामग्री को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू भी बाढ़ के हालात पर समीक्षा कर रहे हैं और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर केंद्र सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे पूर्वोत्तर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन आने वाले कुछ दिन असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री ने की मंत्रालयों के सचिवों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री के इस बैठक में सचिवों के साथ पीएम मोदी ने सचिवों को दिया रिफॉर्म और आत्मनिर्भरता का मंत्र और लगातार रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात प्रधानमंत्री अक्सर करते रहे। आत्मनिर्भर भारत को गति देने पर विशेष जोर इस बैठक के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, जिसमें उन्होंने तमाम मंत्रालयों के सचिवों से बात की। साइलो तोड़कर होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाने का प्रधानमंत्री का इस बैठक में आह्वान देखने को मिला है। पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है और सभी मंत्रालयों को इस दिशा में काम करने के उन्होंने बात कही। योजनाओं का असर सीधे लोगों के जीवन में दिखना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री ने इस बैठक के दरमियान कही है। उन्होंने कहा सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ ये समीक्षा बैठक की है। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में सुधार पर कहीं ना कहीं फोकस दिखाई पड़ा है। रिफॉर्म और आत्मनिर्भरता का मंत्र के साथ भी प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जोर दिया है और आत्मनिर्भर भारत को गति देने पर विशेष जोर इस बैठक में दिखाई पड़ा है। साइलोज तोड़कर होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रालयों के सचिवों से किया है। पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग पर भी प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया है ताकि तेज गति से रियल टाइम मॉनिटरिंग में काम आगे बढ़ सके। योजनाओं का असर सीधे लोगों के जीवन में
दिखना चाहिए, यानी कि जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे और ईज ऑफ लिविंग एक प्रकार से दिखाई पड़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो काम करने हैं उसमें भी फर्क सीधे तौर पे दिखना चाहिए। तकनीक के इस्तेमाल पर भी प्रधानमंत्री का जोर है, इसलिए उन्होंने गति शक्ति को इस्तेमाल करने की बात की है। रिफॉर्म एक्सप्रेस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के दिशा में आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने पर लगातार प्रधानमंत्री का जोर रहता है और ऐसा ही दृष्टिकोण इस बैठक में भी सामने निकल कर आ रहा है, जो प्रधानमंत्री ने की है तमाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ में, जिसमें उन्होंने मिलकर टीम इंडिया के तरीके से काम करने की बात की है। पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग पर भी प्रधानमंत्री का जोर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। योजनाओं का असर सीधे लोगों के जीवन में दिखना चाहिए, इस प्रभावी तरीके से काम हो, ना कि ऐसी स्थिति हो जहां पे लोगों को लाभ ना मिल पाए। सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का कार्यालय, वहां पर मंत्रालयों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक और इस मंथन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ लिविंग पर मंथन हुआ है और इस बैठक में जोर कहीं ना कहीं तकनीक पर भी रहा है। रिफॉर्म और आत्मनिर्भरता का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है कि लगातार जहां जरूरत है रिफॉर्म करिए और आत्मनिर्भरता को हासिल करके भारत को आगे बढ़ाने पर कोशिश करनी है। और इस महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस बात की जानकारी थी कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और सचिवों के साथ में, लेकिन अब एक दृष्टिकोण दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मिलके एक टीम इंडिया की तरीके से सभी मंत्रालयों को काम करना है और उसका फायदा आम आदमी की जिंदगी में होना चाहिए और दिखना चाहिए। शैलेंद्र। आनंद, आपने बहुत सही बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैंने आज जो बैठक की है, इस बैठक के दो महत्वपूर्ण थीम रही है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। इस पर किस तरह से हम जानते हैं कि मोदी सरकार उस पर जोर देती रही है और किस तरह इसको आगे बढ़ाना जाना है। जिस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसे कैसे प्रमोट किया जाना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए, ईज ऑफ लिविंग के जरिए, उसको अगले चरण में कैसे ले जाना है, इस पर बहुत फोकस रहा और तमाम मंत्रालयों के बीच जो समन्वय किस तरह से हो जिससे गवर्नेंस बेहतर हो सके और जो लोगों तक जो योजनाओं की पहुंच है, जो डिलीवरी है, वो और बेहतर और प्रभावी हो, उस दिशा में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में इस बात पर काफी फोकस किया है कि लोगों का जो जीवन है वो केंद्र की योजनाओं के जरिए बेहतर होना चाहिए, इस बात पर बहुत फोकस होना चाहिए। हम जानते हैं कि पीएम गति शक्ति, उसमें तमाम मंत्रालयों के जो समन्वय पर जिस तरह से प्रभावी तरीके से काम हो रहा है, जो इंटर डिपार्टमेंटल एक कोऑर्डिनेशन की बात जो उभर कर आई है और एक दूसरे मंत्रालयों से जो इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जो मदद मिली है आपस में बेहतर समन्वय से, तो निश्चित तौर पर उन सब के इम्पोर्टेंस का जिक्र किया गया है और ये बैठक इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जब हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं और जब हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें जरूरी है कि विभिन्न मंत्रालय आपस में बेहतर से बेहतर समन्वय करें, जिससे लोगों की जो जिंदगी है वो प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए सरकारी योजनाओं के आसान बनाई जा सके। तो उस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में बहुत जोर दिया। हम अक्सर देखते हैं शैलेंद्र की कैबिनेट में फैसले लिए जाते हैं, तमाम मंत्रालयों से संबंधित मंत्रियों से प्रधानमंत्री का मंथन होता है, लेकिन सचिवों के साथ भी इस प्रकार का संवाद करना, जिनके ऊपर महती जिम्मेदारी होती है योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारना, ऐसे में इस प्रकार का संवाद भी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में बड़ा प्रभावी साबित होता है। निश्चित तौर पर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब नीतियां बनती हैं और उन नीतियों को जब जमीनी स्तर पर लागू करने की बात होती है, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन विभागों की, इन मंत्रालयों में बैठे उच्च अधिकारियों की, और उनके बीच बेहतर समन्वय हो और एक दूसरे मंत्रालयों की योजनाओं की अगर जानकारी होती है तो बेहतर तरीके से योजनाओं को लागू करने में एक मदद मिलती है। जब आपस में कई मंत्रालयों में बेहतर समन्वय होता है तो उसका भी एक फायदा मिलता है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने की बात करते हैं और जब हम लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने की बात करते हैं, जब हम व्यवसाय के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बेहतर हो और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। तो आज इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है। हम जानते हैं कि आप बीते वर्षों में अगर आप देखें PLI
एलआई स्कीम के जरिए जिस तरह से हम नए नए क्षेत्रों में जो एक मदद मिली है, और उसमें हम देख रहे हैं कि अब आज ऐसे तमाम सेक्टर्स उभर कर सामने आए हैं जिसमें भारत कुछ वर्षों पहले आयात के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन में किस तरह से हम एक बड़े निर्यातक के तौर पर उभर रहे हैं, कैसे हम डिफेंस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन में हम दुनिया में रिकॉर्ड बना रहे हैं। जी शैलेंद्र, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, आप जो बात कह रहे हैं शैलेंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने तेजी से तमाम बदलाव को देखा है और ये बदलाव उस नीति और नेतृत्व में दिखाई पड़ते हैं। और पीएम मोदी का इस दिशा पे भी फोकस था कि एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़े, ना कि हम साइलोज में काम करते दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की जून 2026 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक आधार, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की बेहतर वित्तीय स्थिति तथा हाल के नीतिगत कदमों ने देश को वित्तीय व्यवस्था को बाहरी झटकों का सामना करने से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाया है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद शुरुआती अस्थिरता के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। हालांकि सप्लाई चेन में अनिश्चितता, महंगाई का दोबारा बढ़ने का जोखिम, विभिन्न देशों पर बढ़ता सार्वजनिक कर्ज, बॉन्ड बाजार की संवेदनशीलता और कुछ वित्तीय संस्थानों पर अधिक कर्ज जैसे कारक वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं। हाल के सरकारी और RBI के नीतिगत उपायों और अंतरिम शांति समझौते के बाद पूंजी प्रवाह में सुधार की संभावनाओं ने जोखिमों का संतुलन भारत के पक्ष में कर दिया है और इससे बाहरी झटकों का असर सीमित रहने की उम्मीद है। RBI के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मजबूत पूंजी, पर्याप्त तरलता, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और स्थिर लाभप्रदता की वजह से सुरक्षित स्थिति में है।
मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से भी संकेत मिले कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंकिंग प्रणाली नियामकीय पूंजी मानकों से काफी ऊपर बनी रहेगी और संभावित झटकों को झेलने में सक्षम होगी। रिपोर्ट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बताया गया है। बेहतर पूंजीकरण, स्वस्थ लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार से इस क्षेत्र की मजबूती बनी हुई है। वहीं बीमा क्षेत्र में भी जीवन बीमा कंपनियों का सॉल्वेंसी अनुपात नियामकीय न्यूनतम स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो कि वित्तीय मजबूती का संकेत है। रिजर्व बैंक का कहना है कि वैश्विक चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन भारत की बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय संस्थानों की सुदृढ़ स्थिति और मजबूत आर्थिक बुनियाद देश को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ने का भरोसा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर अमेरिका और ईरान के बीच कतर में संभावित बातचीत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वाशिंगटन बैठक के संकेत दे रहा है, जबकि तेहरान किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार कर रहा है। इस बीच फ्रीज की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति और होर्मुज जलडमरू मध्य का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोहा से संवाद का रास्ता निकलेगा या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। आप देखिए इस रिपोर्ट को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सप्ताहांत पर हुए ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच इसे तुरंत रोकने और कतर में मिल बैठकर तनाव कम करने की सहमति की बात सामने आई थी। हमले तो रुक गए, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता को लेकर अब तक ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने दोहा में एक बैठक का अनुरोध किया है, जबकि तेहरान ने ऐसी किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक अहम भी हो सकती है और नहीं भी, ये पता चल जाएगा। जबकि व्हाइट हाउस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए दोहा जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तकनीकी बातचीत टीम के प्रमुख काजेम गरीबाबादी ने वार्ता की बात को खारिज कर दिया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कोई बैठक तय नहीं है। ईरान का कहना है कि परमाणु बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक वाशिंगटन उनके समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू नहीं करता, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और प्रतिबंध हटाना शामिल है। बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान की प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट की संप्रभुता और उसके नियंत्रण को स्वीकार कराने की होगी। ईरान के विदेशों में प्रतिबंधों के कारण फंसे उसके अरबों डॉलर के फंड और संपत्तियां वापस हासिल करने की कोशिश होगी। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के दोहा में होने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि वे ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत नहीं करेंगे। दोनों पक्ष मध्यस्थों के जरिए बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। कतर ने बताया कि जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को वापस नहीं की गई है। फ्रीज संपत्ति का मुद्दा सीधे तौर पर दोनों पक्षों की बातचीत की प्रगति से जुड़ा है। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते तनाव कम करने के लिए बनी हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों ने गोलाबारी रोकने पर सहमत हुए थे। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कतर ओमान के साथ तालमेल बिठा रहा है। उधर ईरान के साथ समझौते पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलग अलग बयान से ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद की अटकलें लगाई जा रही हैं। वेंस ने इजराइल से कहा कि वो हर चुनौती का जवाब सिर्फ बमबारी से नहीं दे सकता है, जबकि रूबियो का कहना है कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब है। इसके अलावा भी कई पहलू अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत पर दुनिया की नजर है कि होर्मुज की लहरें शांत होंगी या अशांति का शिकार।